नमस्कार। आज हम एक सफर पर निकलने वाले हैं, एक ऐसी खोई हुई सभ्यता के रहस्यों को सुलझाने जिसकी अपनी आवाज हजारों सालों से मानो खामोश हो गई है। तो चलिए साथ मिलकर उन सुरागों को जोड़ते हैं जो वे पीछे छोड़ गए और उनकी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े रहस्य से होती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है सिंधु घाटी की लिपि। हजारों ऐसी मोहरों पर मिली है। जरा सोचिए, एक पूरी की पूरी सभ्यता, उनकी कहानियां, उनके सारे हिसाब किताब, शायद उनके कानून, सब कुछ इन छोटे छोटे चिन्हों में बंद है। और कमाल की बात यह है कि 4000 साल गुजर गए और हम आज भी इसका एक शब्द, एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि भाई, अगर हम उनकी भाषा ही नहीं समझ सकते तो फिर उनके बारे में जानेंगे कैसे? उनके जीवन, उनके समाज के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? मतलब उनकी कहानी हम कहेंगे कैसे? इसका जवाब ना हमें उन सुरागों में मिलता है जो वो लोग पीछे छोड़ गए। तो हमारा पहला सुराग, वो है उनके शहर। और ये कोई आम बस्तियां नहीं थी, नहीं, ये तो एक बहुत ही एडवांस्ड, एक शहरी समाज का जीता जागता सबूत है। और इन्हीं शहरों में जो सबसे खास है, वो है मोहनजोदड़ो। इसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। सोचिए, सिंधु नदी के किनारे बसा एक बहुत बड़ा शहर था ये, जिसे 1922 में खोजा था आर.डी. बनर्जी ने। और यहीं मोहनजोदड़ो के बिल्कुल दिल में हमें मिला ये विशाल स्नानागार। अब इसकी बनावट को जरा देखिए। ये सिर्फ कोई नहाने की जगह नहीं लगती, है ना? ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े सामूहिक धार्मिक अनुष्ठान का सेंटर रहा होगा। ये सिर्फ उनकी जबरदस्त इंजीनियरिंग का नमूना नहीं है, बल्कि ये भी दिखाता है कि वो एक कितना ऑर्गेनाइज्ड समाज थे, जो कम्युनिटी लाइफ को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। तो इन सब से एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। ये लोग एक शहरी, एक अर्बन सोसाइटी थे, और ये ब्रॉन्ज एज के लोग थे। मतलब हमें खुदाई में सोना मिला, चांदी मिली, कांसा मिला, पर लोहे का एक भी सबूत कहीं नहीं मिला। और लोहे का नाम मिलना ही उन्हें हिस्ट्री में एक खास जगह पर रखता है, यानी आयरन एज के शुरू होने से भी पहले। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं, और ये हैं उनकी कलाकृतियां। अब देखिए, ये सिर्फ पत्थर या कांसे की बेजान टुकड़े नहीं हैं, नहीं, ये हमें एक झलक देते हैं कि वो लोग कैसे दिखते थे, क्या पहनते थे, और कौन जाने, शायद ये भी कि वो क्या महसूस करते थे। और ये हैं सिंधु घाटी सभ्यता के दो सबसे जाने पहचाने चेहरे। बाईं ओर ये है डांसिंग गर्ल, और दाईं तरफ है दाढ़ी वाले आदमी। कमाल की बात है कि दोनों ही मोहनजोदड़ो से मिले हैं, और इनकी कारीगरी, बस देखिए, लाजवाब है। और इन दोनों में कितना फर्क है ना? जमीन आसमान का। एक तरफ देखिए, कांसे की बनी ये डांसिंग गर्ल, इसकी त्रिभंग मुद्रा में एक अलग ही अदा है, एक गति है, जिंदगी है। और फिर दूसरी तरफ पत्थर से बने ये दाढ़ी वाले आदमी, जो बिल्कुल शांत, एक ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं। एक ही शहर से मिली ये दो अलग अलग कलाकृतियां हमें उनके समाज की डाइवर्सिटी के बारे में कितना कुछ बताती हैं। मतलब एक तरफ कला और मनोरंजन था, तो दूसरी तरफ आध्यात्म और चिंतन भी। अच्छा, तो अब आते हैं हमारे तीसरे सुराग पर, और ये है उनकी धार्मिक दुनिया, उनकी मान्यताएं। अब सोचिए, जब कोई किताब ही नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है पढ़ने को, तो हम उनके देवी देवताओं के बारे में कैसे जान सकते हैं? जवाब छिपा है उनकी मुहरों और मूर्तियों में। जरा इस मुहर को गौर से देखिए। इसमें एक योगी की मुद्रा में कोई बैठे हैं, 3 सींग हैं और चारों तरफ जानवर हैं। बहुत से इतिहासकार मानते हैं कि ये भगवान शिव का ही एक शुरुआती रूप हो सकते हैं, जिन्हें पशुपति महादेव कहा गया है। ये अपने आप में मूर्ति पूजा का एक बहुत बड़ा, एक बहुत साफ संकेत है। इसके अलावा और क्या मिला है? हमें मिट्टी की बनी हुई बहुत सारी स्त्री मूर्तियां मिली हैं, और उनमें भी ये वाली सबसे खास है। देखिए, इसमें एक महिला के गर्भ से एक पौधा उगता हुआ दिख रहा है। ये तो साफ साफ मातृदेवी या धरती माता की पूजा की तरफ इशारा करता है। और ये बात समझ भी आती है ना, एक खेती करने वाले समाज के लिए फर्टिलिटी यानी उर्वरता से बढ़कर और क्या हो सकता है? तो ये मूर्ति उसी विश्वास का एक प्रतीक है। उनकी आध्यात्मिक दुनिया यहीं खत्म नहीं होती, ये और भी गहरी थी। हमें लिंगम और योनि की पूजा के भी सबूत मिले हैं। वो लोग पीपल के पेड़ों को पवित्र मानते थे। और जानवरों की बात करें तो बैल, और हाँ, ये एक सींग वाला यूनिकॉर्न, इसकी तो खास तौर पर पूजा होती थी।
ये यूनिकॉर्न तो उनकी मोहरों पर सबसे ज्यादा दिखने वाला जानवर है। तो हमने उनकी शहरों की प्लानिंग देख ली, उनके लोगों के चेहरे देख लिए, उनके देवताओं को भी समझने की कोशिश की। लेकिन अब हम घूम फिरकर वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, उस आखिरी, उस सबसे बड़े सुराग पर जिसका ताला आज तक कोई नहीं खोल पाया है। और ये है वो ताला, उनकी लिपि। ये पिक्टोग्राफिक है, मतलब हर एक चिन्ह अपने आप में एक तस्वीर है, एक आइडिया है। और इसे लिखने का तरीका वो तो और भी कमाल का है। इसे कहते हैं बॉस्ट्रोफेडन। अब ये क्या होता है? सोचिए, जैसे किसान खेत जोतता है, पहली लाइन लिखेगा दाएं से बाएं, तो अगली लाइन लिखेगा बाएं से दाएं। कितना अनोखा तरीका है ना? और बस यही एक सवाल है जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। आखिर क्या राज दबे हैं इन अनपढ़े चिन्हों के पीछे? उनके शहरों के बारे में, उनके राजाओं के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, और कितना कुछ छिपा है इनमें, कौन जाने। शायद एक दिन हम इन जवाबों को पढ़ पाएं।